Hello, judicial aspirant. This is the Pahuja Law Academy. My name is ज्ञानेंद्र पांडे. आज अपने डेमो क्लास में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि यह किस प्रकार का अधिनियम है, इसका रोल क्या है। और आपको यह पता भी होगा कि यह एक महत्वपूर्ण पेपर है जो आपके जुडिशरी के सारे स्टेट के एग्जाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार में एक सेपरेट पेपर ही होता है जो कम से कम 75 नंबर के क्वेश्चन टीपीए से रहते हैं। टीपीए के साथ आप एसआरए और ट्रस्ट इक्विटी, ये चारों पेपर मिला के एक पेपर बनता है जिसमें से टीपीए कम से कम 75 से 80 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यूपी मेंस में भी इससे कम 30-35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण पेपर है। इसको हम पढ़ेंगे कि यह किस प्रकार के अंतरण की बात करता है, संपत्ति का अर्थ क्या है, संपत्ति की मीनिंग क्या है इसमें। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देखोगे, प्रॉपर्टी एक्ट 1882, तो इसका एक्ट नंबर 4 है। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। और इसका इनएक्टमेंट डेट 17 फरवरी 1882 और इन्फोर्स हुआ था यह, इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 1882। इसमें जो सेक्शन है वह 137 सेक्शन है और चैप्टर 8 है। तो यह प्रारंभिक परीक्षा में आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर में किन सी धाराओं से संबंधित है, उसका विषय क्या है, इसको हम देखेंगे। तो इसमें जो आया ट्रांसफर और प्रॉपर्टी, तो पहली चीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का विषय ही क्या है, प्रॉपर्टी को परिभाषा अपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं की गई है। लेकिन प्रॉपर्टी है क्या, इसको हम थोड़ा सा जुरिस्प्रूडेंस को देखें तो जुरिस्प्रूडेंस में कहा गया प्रॉपर्टी वही है जो वैल्यूएबल हो, जिसका कोई मूल्य हो और जिस पर पजेशन स्थापित किया जा सके या स्वामित्व स्थापित किया जा सके, जिस पर हम स्वामित्व स्थापित कर सकेंगे और जिस पर कब्जा स्थापित कर सकेंगे, वही क्या होगा, प्रॉपर्टी की परिभाषा में आएगा। इसमें यह कहा कि चूंकि हवा, पानी, धूप ये ऐसा विषय है जिस पर हम न तो कब्जा स्थापित कर सकते हैं न तो पजेशन स्थापित कर सकते हैं, तो यह प्रॉपर्टी का विषय नहीं है। प्रॉपर्टी यानी टीपीए का विषय नहीं होगा क्योंकि वह संपत्ति की परिभाषा में नहीं आता। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो संपत्ति होगी वह संपत्ति, कहा कि जो प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, संपत्ति की बात की जा रही है, वह जो संपत्ति होगी वह दो तरीके से बताया कि जो संपत्ति है वह मूर्त और अमूर्त होगी। मूर्त और अमूर्त होगी प्रॉपर्टी, मूर्त और अमूर्त प्रॉपर्टी होगी। इसका मूर्त और अमूर्त प्रॉपर्टी होगी। मूर्त प्रॉपर्टी यानी वह प्रॉपर्टी जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख सके, महसूस कर सके, वह मूर्त प्रॉपर्टी होती है। और मूर्त प्रॉपर्टी में एक चल या अचल हो सकती है। चल प्रॉपर्टी किसे कहोगे, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जिसको हम आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डिलीवर कर सके और इस डिलीवर करने में उसका स्वरूप चेंज ना हो। जैसे वह स्वरूप अंतरणकर्ता से और अंतर्ती के पास पहुंच रहा है, ट्रांसफरी के पास पहुंच रहा है, उसका स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह चल प्रॉपर्टी होती है। अमूर्त प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अचल प्रॉपर्टी, जिसका जो चलायमान ना हो, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसी रूप में हम उसे डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो वह अचल प्रॉपर्टी होगी। हाँ, अगर जैसे मकान, भूमि, ये क्या है, अचल प्रॉपर्टी होगी। अगर हम इसका ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके डॉक्यूमेंट को हम डिलीवर करते हैं, ना कि प्रॉपर्टी को हम डिलीवर करते हैं, तो वह अचल प्रॉपर्टी हुई। और एक अमूर्त प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी टीपीए के थ्रू हमें अपने इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी वह प्रॉपर्टी है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो आईपीआर के विषय हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के विषय हैं, तो वह जो क्या होगा, अमूर्त प्रॉपर्टी होगी और वह भी संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत आने की वजह से
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक भाग होगा। तो प्रॉपर्टी हमने देखा कि प्रॉपर्टी वही होगी जिस पर हम कब्जा स्थापित कर सके, और यह मूर्त और अमूर्त के तौर पे होगी, मूर्त चल और अचल प्रॉपर्टी के तौर पे हो सकती है। दूसरी चीज हमने यह देखा कि इसमें अंतरण आता है, ट्रांसफर। तो अंतरण का मतलब क्या होता है? तो अंतरण का मतलब, ट्रांसफर का मतलब यह हुआ कि प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसको डिलीवर की जाए, यानी स्वामित्व या कब्जा या उपभोग का जो राइट है वह एक व्यक्ति से यानी अंतरणकर्ता से अंतर्ती को डिलीवर हो जाता है, तो उसे अंतरण कहते हैं। और यह जो अंतरण है, इसमें कहा कि हमारा जो टीपीए है वह किस अंतरण की बात करता है? तो सामान्यतः जो प्रॉपर्टी का स्वामित्व या कब्जा है वह दो तरीके से अंतरित होता है। एक होता है कि विधि के द्वारा ऑपरेशन ऑफ लॉ, विधि के द्वारा बाय लॉ जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है। एक पक्षकारों के द्वारा ऑपरेशन ऑफ पार्टी, पक्षकारों के कार्यों के द्वारा। तो हमारा जो टीपीए है वह विधि के द्वारा प्रॉपर्टी के अंतरण की बातें नहीं करता है। हमारा जो टीपीए है वह कहता है कि प्रॉपर्टी का अंतरण वही होगा जो पक्षकारों के द्वारा किया जा रहा है। पक्षकार अंतरण करते समय जीवित हो और दोनों प्रॉपर्टी का अंतरण के समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिलीवर कर रहा है अपने संव्यवहारों के द्वारा। इसमें लॉ का कोई भूमिका नहीं होती है। तो विधि के द्वारा प्रॉपर्टी कौन अंतरित होगी? तो यह कहा कि अगर वह उत्तराधिकार का मामला है, उत्तराधिकार, वसीयत, विल बना रहा है, विभाजन, अगर परिवार का विभाजन हो रहा है, आप देखोगे पारिवारिक बंदोबस्त, फैमिली सेटलमेंट, समर्पण, परित्याग, और यह जो है हमारा, और इसके साथ ही साथ न्यायालय के आदेश से, न्यायालय के डिक्री या आदेश से कोई संपत्ति अंतरित हो रही है, जैसे कुर्क हो रहा है, विक्रय हो रहा है, तो वह टीपीए का विषय नहीं है। क्योंकि उत्तराधिकार से प्रॉपर्टी कैसे जाती है? बाय लॉ जाती है। यह पर्सनल लॉ बताता है, हिंदू मैरिज एक्ट बताएगा कि कैसे, सॉरी हिंदू सक्सेशन एक्ट बताएगा कि वह कैसे जाएगी प्रॉपर्टी। और अगर वह जो है कृषि भूमि है तो भू राजस्व संहिता बताएगी कि प्रॉपर्टी कैसे है उसके सक्सेशन के आधार पे। वसीयत बिल कैसे होगी? तो कहा कि बिल चूंकि व्यक्ति के जीवित होने के समय ही बनाई जाती है, लेकिन बिल का जो प्रभाव होगा, बिल प्रवर्तन में आता है, वह जो वसीयत करता है उसके मृत्यु के बाद ही आता है। तो यह टीपीए का विषय नहीं है, क्योंकि कहा कि संपत्ति अंतरण के अंतर्गत प्रॉपर्टी जो अंतरित की जा रही है और जो अंतरण कर रहा है उसका अस्तित्व में होना आवश्यक है, और वह तभी प्रभावी होती है। तो यहां जो अंतरण करता प्रॉपर्टी अंतरण कर रहा है वह अंतरण उसके मृत्यु के बाद प्रभावी होती है, न कि तुरंत प्रभावी होती है, इसलिए यह टीपीए का विषय नहीं है। और दूसरा विभाजन, यह पक्षकार अपने परिवार का विभाजन अपने इच्छा के अनुसार लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, इसमें टीपीए का कोई योगदान नहीं होता है। उसी तरह से पारिवारिक बंदोबस्त या न्यायालय की डिक्री के द्वारा अगर प्रॉपर्टी कुर्क या विक्रय हो रही है तो उस पर भी टीपीए लागू नहीं होता है। केवल यह कहा कि धारा 57 के थ्रू और अध्याय 4 को छोड़कर बाकी अगर कोई भी न्यायालय के द्वारा प्रॉपर्टी अंतरित हो रही है तो वह टीपीए का विषय नहीं है। यानी केवल पूरे टीपीए में धारा 57 में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय के आदेश से प्रॉपर्टी अंतरित होगी, और चैप्टर 4 जो मॉर्गेज और चार्ज के विषय में बताती है वह उसमें प्रॉपर्टी कैसे विक्रय होगी, पूर्वबंध कैसे होगा, वह न्यायालय की डिक्री के द्वारा होगा। तो अध्याय 4 और धारा 57 केवल न्यायालय के कार्यों के द्वारा प्रॉपर्टी अंतरित होती है, अन्यथा पूरे टीपीए में न्यायालय का कोई योगदान नहीं है। यह केवल पक्षकारों के कार्यों के द्वारा ही प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होगी। तो हम ये देखें कि अब जो पक्षकार के कार्य हैं ये तो विधि के कार्य के हुआ। अब पक्षकार के कार्यों के द्वारा
अब ये कहा कि पक्षकार जो टीपीए का विषय है वो कहा कि विक्रय हो सकता है, बंधक हो सकता है, और इसी में भार, पट्टा, विनिमय, एक्सचेंज, दान और अनियोज्य दावा, यह जो है विक्रय के संबंध में जो अध्याय है, अध्याय 3 धारा 54 से 57 में दिया गया है। यह जो है अध्याय 4 सेक्शन 58 टू 104 तक में दिया गया है। पट्टा जो है अध्याय 5 और धारा 105 से 117 तक में दिया गया है। विनिमय अध्याय 6 और धारा 118 से 121 तक में विनिमय के संबंध में है। दान के संबंध में चैप्टर 7 और धारा 122 से लेकर 129 तक में दिया गया है। और एक लास्ट जो चैप्टर है वो अनियोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम के विषय में बताता है, उसका अंतरण कैसे होगा, जो 130 से लेकर 137 तक में दिया गया है चैप्टर 8 में। तो हमारा जो टीपीए है इसी प्रकार के अंतरण जो पक्षकारों के कार्यों के द्वारा हो रहा है उसी पर प्रभावी होगा, अन्यथा किसी प्रकार के अंतरण पर प्रभावी नहीं होगा। दूसरी चीज कि हमने यह देखा कि संपत्ति क्या है और ट्रांसफर का क्या मतलब है। इसमें जो ट्रांसफर हो रही है, टीपीए की धारा 4 कहती है कि ट्रांसफर करते समय चूंकि पक्षकारों के कार्यों के द्वारा हो रहा है तो इस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रभाव डालेगी, यानी जो पक्षकार ट्रांसफर प्रॉपर्टी को कर रहा है वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है। चूंकि एक करार के द्वारा ही, संविदा के द्वारा ही प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डिलीवर होती है, तो वह धारा 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और धारा 12 के तहत क्या हो, सक्षम हो, वही कर सकता है। दूसरी चीज यह कहा कि इस पर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी प्रभाव डालता है। तो अगर जहां रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं होगा वहां टीपीए उन अंतरणों पर जिस पर रजिस्ट्रेशन की बात करता है वह भी लागू नहीं होगा। बिना रजिस्ट्रेशन की ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टीपीए पर किन किन अधिनियमों का प्रभाव है, तो आप कहोगे कि इस पर 2 अधिनियम का प्रभाव है। 2 अधिनियम के नियम लागू होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। यह धारा 4 टीपीए की धारा 4 में बताया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रॉपर्टी क्या है और अंतरण का मतलब क्या है। अब आप देखोगे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो संपत्ति है इसको तो परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन बताया गया कि अस्थावर संपत्ति का मतलब क्या है। वास्तव में यह भी अस्थावर संपत्ति को परिभाषित नहीं करता, बल्कि यह एक निगेटिव परिभाषा देता है। कहता है कि अस्थावर संपत्ति का में खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घासें शामिल नहीं हैं। तो यह एक निगेटिव परिभाषा है, यानी खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास क्या होंगी, एक चल प्रॉपर्टी होंगी। और हमने अभी देखा जो संपत्ति है वह संपत्ति के अंतर्गत जो चल प्रॉपर्टी है वह क्या होगी, चलायमान होगी और उसका स्वरूप चेंज किए बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डिलीवर किया जा सकता है वही। लेकिन टीपीए की जो परिभाषा धारा 3 में अस्थावर संपत्ति को दी गई है वह यह कहा गया कि इसमें खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास शामिल नहीं है। इसके सिवाय अब यह जो है देखने में तो लग रहा है कि भूबद्ध है, यह भी अचल प्रॉपर्टी है, लेकिन टीपीए इसको चल प्रॉपर्टी मानता है। तो अचल प्रॉपर्टी क्या होगी, अस्थावर संपत्ति क्या होगी, इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन एक्ट की परिभाषा देखनी होगी। हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 326 में जो परिभाषा बताया गया है उसको देखनी होगी। और यहां तक कि माल विक्रय अधिनियम की धारा 27 में जो माल की परिभाषा बताया गया है उसको देखना पड़ेगा। इन परिभाषाओं को जब हम एक साथ मिलाते हैं तब एक अचल प्रॉपर्टी की परिभाषा निकल के आती है, जो कहती है कि अचल प्रॉपर्टी अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत क्या होगा, भूमि, भूमि से मिलने वाले लाभ और भूमि से अस्थायी रूप से
बद्ध या भूमि से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं अचल प्रॉपर्टी आएंगी और इसमें खड़ा कास्ट, उगती फसलें, घासें नहीं आएंगी। और रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि अगर भूमि से कोई लाभ प्राप्त की जा रही है, अचल प्रॉपर्टी से कोई लाभ प्राप्त की जा रही है, वह लाभ अगर किसी मकान से हम किराया ले रहे हैं तो वह किराया क्या होगी? अचल प्रॉपर्टी होगी। अगर हम झील से मछली पकड़ने का, नाव चलाने का अधिकार है, यह सारा जो क्या होगा? या किसी मेले से हम जो हाट का कर वसूल करते हैं, बाजार मूल्य लेते हैं, तो वह जो है जिस स्थान पे बाजार लग रहा है उसका अगर हम टैक्स लेते हैं तो वह टैक्स भी अचल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगी, अगर हम रजिस्ट्रेशन एक्ट को देखें तो। और अगर हम माल विक्रय अधिनियम की परिभाषा को देखें तो यह कहता है 27 जो माल की परिभाषा यानी चल प्रॉपर्टी क्या होगी, तो कहा कि चल प्रॉपर्टी में अनियोज्य दावा और प्रचलित मुद्रा को छोड़कर कंपनी के शेयर, स्टॉक अचल प्रॉपर्टी होगी, चल प्रॉपर्टी होगी। और दूसरा यह कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति भूबद्ध है और पक्षकारों का आशय संविदा के पूर्व या संविदा के समय यह है कि उस वस्तु को हम उस स्थान से हटा देंगे जो भूबद्ध है, तो वह प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चल प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक बार समझना कि अगर मान लो कि किसी मकान को विक्रय हो रहा है और उस मकान में दरवाजे लगे हैं, खिड़की लगी है, तो वह क्या अचल प्रॉपर्टी होगी? तो कहा कि वह तब तक अचल प्रॉपर्टी के परिभाषा में आएगा जब तक कि पक्षकार अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से अन्यथा करार नहीं करते हैं। अगर अन्यथा करार कर लेते हैं कि हम इसको निकाल लेंगे, तो वह जब निकालेंगे तो वह क्या होगी? चल प्रॉपर्टी होगी। अन्यथा अगर वह साथ में पूरे मकान को बेच रहे हैं तो जब तक कि वह प्रॉपर्टी उसमें, वह वस्तु उसमें संलग्न है, तो वह अचल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगी। और धारा 8 कहती है टीपीए की कि वह सारी वस्तुएं जो उस भूमि से बद्ध हैं, उस भूमि से जुड़ी हुई हैं, वह सारी प्रसंगतियां, सारे हित, सारे इंटरेस्ट अंतर्ती को क्या हो जाते हैं? अंतरित हो जाते हैं। तो चल प्रॉपर्टी क्या हुई? चल प्रॉपर्टी अगर कोई वस्तु भूबद्ध है और पक्षकारों का आशय उसको हटाना नहीं है तो वह अचल प्रॉपर्टी होगी। और पक्षकारों का आशय है कि उनको हम विक्रय के समय निकाल लेंगे तो वह प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चल प्रॉपर्टी हो जाती है, माल विक्रय अधिनियम की धारा 2(7) के थ्रू। अगर मान लो कि अगर ईंट है, उसको बिना सीमेंट के हम अगर एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो इसका मतलब यह होगा कि पक्षकारों का आशय अस्थाई इसको रखना नहीं है। यहां पक्षकारों का आशय इंपॉर्टेंट होता है कि पक्षकार क्या आशय कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रॉपर्टी का क्या हुआ कि प्रॉपर्टी यानी भूबद्ध जो संपत्ति है अगर अस्थाई रूप से जुड़ी हुई है या उस भूमि से कोई लाभ मिल रहा है तो वह लाभ क्या होगा? अचल प्रॉपर्टी होगी। अब अगर हम टीपीए की परिभाषा देखें कि इसमें खड़ा कास्ट, उगती फसलें, घासें नहीं आती, तो इनकम्प्लीट परिभाषा है, यह अपूर्ण परिभाषा है, पूर्ण नहीं है। इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन एक्ट की परिभाषा देखनी पड़ेगी, हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट की परिभाषा देखनी पड़ेगी और माल विक्रय अधिनियम की भी परिभाषा देखनी पड़ेगी, सोगा की परिभाषा देखनी पड़ेगी। इन परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वह क्या होगा? अचल प्रॉपर्टी के अंतर्गत वह चीजें आएंगी। अब यह कहा कि खड़ा कास्ट में इमारती लकड़ी, जो फर्नीचर के काम में आने वाली वृक्ष हैं, वह क्या होंगी? वह खड़ा कास्ट की परिभाषा में आएंगी और वह चल प्रॉपर्टी होंगी, चल संपत्ति होगी, मूवेबल संपत्ति होगी, न कि अचल संपत्ति। तो अगर कहा कि फलादार वृक्षों के संबंध में क्या है, तो इस पर केस आया शांताबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में। इसमें यह कहा गया कि जो फलदार वृक्ष हैं वह क्या होंगे? वह अचल प्रॉपर्टी होंगे और जो खड़ा कास्ट हैं, यह जो है जो इमारती लकड़ियां हैं वह क्या होंगी? चल प्रॉपर्टी होंगी। या और आनंद बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झील से मछली पकड़ने का अधिकार क्या होगा? चल
प्रॉपर्टी न होके एक अचल प्रॉपर्टी है भूमि से, क्योंकि उससे लाभ हम वसूल कर रहे हैं। उस तालाब से हम मछली पकड़ने का अधिकार जो है वह अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हम जो अस्थावर संपत्ति की जो परिभाषा बताई, या इन सारे एक्टों को, सारे परिभाषाओं को अगर हम इसको समग्र रूप से देखें तब अस्थावर संपत्ति को हम समझ पाएंगे, यह कहता है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट परिभाषा दिया, अनियोज्य दावा। अनियोज्य दावा क्या है? अनियोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम क्या है? तो एक्शनेबल क्लेम को हम देखेंगे कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब, अनियोज्य दावा का मतलब अनियोज्य दावा क्या है? तो अगर हम बैरेक्ट को देखें तो कहा कि अनियोज्य दावा का मतलब अप्रतिभूत ऋण। अप्रतिभूत ऋण, जो जो अप्रतिभूत ऋण मतलब जो गिरवी, बंधक और अंडमान हाइपोथेक्सन न हो, वह क्या होगी? अप्रतिभूत ऋण होगी। अप्रतिभूत का मतलब कि जिसके लिए, जिस ऋण के लिए आपने कोई श्योरिटी नहीं दी है, जिस ऋण को आपने सुरक्षित नहीं किया है, तो वह ऋण क्या होगी? अप्रतिभूत ऋण होगी। और वह अप्रतिभूत ऋण अनियोज्य दावा होगी। जैसे अगर हम बैरेक्ट की धारा 3 को देखें अनियोज्य दावा, तो एक एक करके अगर हम इसको देखें तो अप्रतिभूत ऋण का मतलब जिसके लिए हमने कोई श्योरिटी नहीं दी है, जो गिरवी के रूप में ना हो। गिरवी आप समझ रहे हैं, चल प्रॉपर्टी के, अगर हम चल प्रॉपर्टी के बदले में कोई ऋण ले रहे हैं तो वह ऋण क्या होगी? गिरवी होगी। जैसे अगर मान लो कि ए को 5,000 रुपए की जरूरत है और वह बी से 5,000 रुपए मांग रहा है, और बी कहता है कि नहीं, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा जब तक कि आप इसके बदले में कुछ चल प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं रख रहे हैं, सुरक्षित नहीं रख रहे हैं इस ऋण को सुरक्षित करने के लिए। तो अगर आप इसने अपनी अंगूठी इसको दे दी तो यह क्या होगा? यह गिरवी होगी। और गिरवी अनियोज्य दावा नहीं है। क्या? और क्योंकि अप्रतिभूत ऋण, इसके बदले में मैंने कोई ऋण लिया लेकिन कोई प्रतिभूति नहीं दी। दूसरी चीज कि यह जो है बंधक की श्रेणी में ना आता हो, तो अगर वह प्रॉपर्टी जो प्रतिभूति के तौर पे दी जा रही है अगर चल प्रॉपर्टी है तो उसको गिरवी कहते हैं, प्लेस कहते हैं। और अगर यही प्रॉपर्टी अचल प्रॉपर्टी है, मकान है, भूमि है, तो यह, और इसके बदले में हम अगर 5,000 रुपए लिए तो वह क्या होगी? वह बंधक कही जाती है। अंडमान हाइपोथेक्सन क्या होता है? हाइपोथेक्सन चल प्रॉपर्टी का होता है। इसको सामान्यतः जो व्यक्ति लोन लेता है बैंक से, वह लोन लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोथेक्सन कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर तुम्हें बाइक लेनी है या कोई कार लेनी है और बैंक से तुमने लोन लिया, बैंक ने तुम्हें ऋण दिया, और तुम जो है वह जिस संपत्ति पर, जिस बाइक पे आपने ऋण लिया, जिसके वजह से वह बाइक भी आपके पास है और ऋण भी आपके पास है, तो यह क्या होगा? एक अलग तरीके से जिसमें वह प्रतिभूत ऋण स्वयं ऋणी के पास रहे, तो वह प्रक्रिया क्या होगी? हाइपोथेक्सन की होती है। आप देखो कि गिरवी अगर आप कर रहे हो तो यह जो अंगूठी है, इस अंगूठी की का पोजीशन किसके पास है? किसके पास है? ऋणदाता के पास है, बी के पास है। लेकिन हाइपोथेक्सन में वह जो बाइक है वह किसके कब्जे में है? स्वयं ऋणी के कब्जे में है, जो बैंक से ऋण लिया है। और अगर वह ऋण का भुगतान नहीं करता है तो फिर बैंक क्या करेगा? उस बाइक को जब्त कर लेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हाइपोथेक्सन कहते हैं। अब यह कहा कि हमारा जो अनियोज्य दावा है, एक्शनेबल क्लेम है, वह क्या है? अप्रतिभूत ऋण। उसमें इस प्रकार की कोई चीजें नहीं होती हैं। वह सिंपल क्या है कि एक ऋण लेता है। जैसे अगर ए को ऋण की जरूरत है 5,000 रुपए की, वह बी से कहता है कि भाई हमें 5,000 रुपए दे दो, और बी 5,000 रुपए उसे दे देता है और ए उसे विद इन टाइम लौटाता नहीं है, तो यह बी इस ऋण की वसूली के लिए जो दावा करेगा वह दावा क्या होगा? अनियोज्य दावा होगा। बात हमारी समझ में आ रही है? तो यह जो है क्या होगा? एक तरह से अनियोज्य दावा होगा। दूसरा इसका यह कहता है, आप ध्यान रखो कि यह अनियोज्य दावा वर्तमान में भी हो सकता है, प्रदोभान हो सकता है,
सशर्त हो सकता है और समाश्रित हो सकता है। यह जो ऋण लिया वह क्या हो सकता है, वर्तमान में भी हो सकता है, प्रदोभान हो सकता है, सशर्त हो सकता है और समाश्रित भी हो सकता है। इसको हम देखेंगे कि वर्तमान ऋण का मतलब कि अगर ए जो है 5,000 रुपए बी से लेता है तो यह वर्तमान ऋण है। और प्रदोभान मतलब कि बात अगर ए कहे बी से कि भाई हमें मार्च के 1 तारीख को 5,000 रुपए चाहिए, तो बात तो वर्तमान समय में हो रही है, लेकिन जब वह ऋण का भुगतान होना है तो अगले महीने होना है या एक तारीख को होना है। अगर मान लो कि ए और बी दोनों पति पत्नी हैं, ए जो है पति अपनी पत्नी को यह वचन देता है कि मैं हर महीने की 1 तारीख को तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, तो यह जो क्या हुआ, यह एक अनियोज्य दावा है जो प्रदोभान है। जो बात कॉन्ट्रैक्ट तो वर्तमान में हो रही है, लेकिन जो ऋण का भुगतान होना है, जो ऋण प्राप्त करना है, वह भविष्य में हो रही है। तो और मान लो कि 1 तारीख को वह ऋण नहीं देता है, तो इसका पत्नी का अधिकार हो जाता है उस ऋण की वसूली के लिए मुकदमा दाखिल करे, और वह मुकदमा क्या होगा, वह सूट क्या होगा, अनियोज्य दावा होगा। दूसरा यह कहा कि सशर्त हो सकता है, यानी यह ऋण किसी शर्त पे हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर ए कह रहा है, ए को 5,000 रुपए की जरूरत है बी से, बी कहे कि भाई मैं ऐसे ऋण नहीं दूंगा, बल्कि जब तक कि तुम सी से शादी नहीं कर लेते, तो सी से वह शादी करेगा, मान लो कर लिया, तो इस ऋण को पाने का वो हकदार हो गया, और यह ऋण क्या होगा, सशर्त ऋण होगा। और अब इस ऋण को वह नहीं दे रहा है, तो यह जो दावा करेगा अनियोज्य दावा होगा। दूसरा कहा कि समाश्रित, अगर ए जो है, ए को 5,000 रुपए की जरूरत है, बी कहता है कि मैं आपको ऋण तब दूंगा जब अगर आपका जो है पुत्र, पहला पुत्र लड़के के तौर पे आता है, पहली संतान लड़के के तौर पे होती है, तब मैं आपको क्या करूंगा, यह ऋण दूंगा। या यह कहे कि अगर यहां आग लग जाती है तब मैं आपको यह ऋण दूंगा। तो इस प्रकार का यह जो ऋण है वह अनियोज्य दावा होगा, जिसका वह भुगतान करना उसका के लिए अगर वो बाद ला रहा है। दूसरी चीज इसका यह कहा कि ऐसा चल प्रॉपर्टी, इसका जब दूसरा क्लास पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि दूसरा कि चल संपत्ति पर हित रखने वाला व्यक्ति जो चल संपत्ति दावेदार के कहा कि वास्तविक कब्जे में ना हो, दूसरा या आणविक कब्जे में ना हो, आणविक कब्जे में ना हो। अब इसको देखो, यानी चल प्रॉपर्टी जिस पर दावेदार हित रखता है, लेकिन वह प्रॉपर्टी उसके कब्जे में वास्तविक रूप से कब्जे में नहीं है या आणविक रूप से कब्जे में नहीं है। जैसे अगर तुम्हें अगर ये कहा जाए कि तुम्हें 10 बोरी गेहूं की जरूरत है, और तुम जो यह बी है वह विक्रेता है गेहूं का, अगर तुम इसके पास गए और कहे कि भाई हमें 10 बोरी गेहूं चाहिए, वह कहता है कि ठीक है, इसका पैसा आप जमा कर दीजिए। आपने उसका पैसा जमा कर दिया। जब पैसा आपने उसको दे दिया तो आपका उस प्रॉपर्टी पे हित, उस चल प्रॉपर्टी में हित तो क्रिएट हो गया। लेकिन और अगर यह जो 10 बोरी गेहूं है उसका डिलीवरी नहीं करता है तुरंत, वह कहता है कल आके लीजिएगा, और ना तो उस गोदाम की चाबी आपके पास रख देखता है और नहीं वह कब्जा आपको दिया, और जब आप कल जो है उससे लेने जाते हैं और वह देने से इनकार कर देता है, तो यह किस प्रकार का आप जो दावा लाएंगे वह दावा क्या होगा, वह अनियोज्य दावा होगा। तो अनियोज्य दावा एक ऐसा दावा, एक ऐसे ऋण के लिए दावा, एक ऐसे डेब्ट के लिए दावा जिसके लिए हमने कोई प्रतिभूति न दी हो।
ऋण ले लिया हो और यह ऋण वर्तमान में हो, प्रदोभान में हो सकता है, सशर्त हो सकता है, समाश्रित हो सकता है। दूसरा यह कहा कि वह जो चल संपत्ति पर दावेदार का हित हो लेकिन वह चल संपत्ति दावेदार के वास्तविक कब्जे में नहीं है या आणविक कब्जे में नहीं है। आणविक कब्जे का मतलब कि अगर गोदाम में उसी का गोदाम है, चाबी आपके पास है, तो यह आणविक कब्जा माना जाएगा। तो यह दोनों कंडीशन में आपके पास नहीं है वह उस प्रॉपर्टी का कब्जा, तो आप अगर उस वह प्रॉपर्टी की वसूली के लिए जो मुकदमा दाखिल करेंगे वह दावा क्या होगा? अनियोज्य दावा होगा। तो इस प्रकार अब इसमें जो है आप इसको देख लोगे कि कौन से दावे अनियोज्य दावे होते हैं, कौन से दावे अनियोज्य दावे नहीं होते हैं, यह प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो जो मुस्लिम महिला का अदत मेहर का दावा अनियोज्य दावा होगा। अगर बकाया ऋण के भुगतान का जो दावा होगा अनियोज्य दावा होगा। हां, लेकिन संविदा भंग, अपकृत भंग से जो क्षतिपूर्ति का दावा होगा वह अनियोज्य दावा नहीं होगा। मीन प्रॉफिट का जो दावा होगा, मीन प्रॉफिट के लिए अगर आप मुकदमा दाखिल कर रहे हैं तो राइट टू सू है, न कि राइट टू एक्शनेबल क्लेम है, आप वह एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस प्रकार टीपीए में जो एक्शनेबल क्लेम को बताया गया वह इस प्रकार है, और ये सारे जो दावे हैं इसके लिए आप सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने का आपके पास ग्राउंड होता है, आप जा सकते हैं सिविल कोर्ट में। तो वह जो दावा होगा अनियोज्य दावा होगा। अगर मान लो कि अगर तुमने ऋण लिया कि इस आधार पे कि मैं सी की हत्या करूंगा तो वह 5,000 रुपए देगा, तो इसके लिए क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 23 के तहत यह विरुद्ध है। विरुद्ध उद्देश्य के लिए, विरुद्ध प्रतिफल के लिए अगर कोई करार हो रहा है, कोई ऋण लिया जा रहा है, तो वह ऋण तो शून्य होगा, इसके लिए हम सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। तो यह कहा ये सारे जो ऋण की बात हम कर रहे हैं वह ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने के अधिकारी हों, तभी वह ऋण क्या होगा? अनियोज्य दावा होगा। तो यह जो है टीपीए का यह अनियोज्य दावा एक टेक्निकल था जिसको हम लोगों ने समझा। अब जो दूसरी परिभाषा आती है इसका अनुप्रमाणन की। अनुप्रमाणन से आप क्या समझते हैं? तो कहा कि अनुप्रमाणन का मतलब कि अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अगर 100 रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, लिखित रूप पे होगा, और जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके लिए 2 साक्षियों के होना आवश्यक है। अब यह प्रत्येक साक्षी जो जिसके समक्ष यह संपत्ति अंतरित की जा रही है वहां मौजूद होने चाहिए, और वह दोनों साक्षी अंतरणकर्ता को या निष्पादक को उस अंतरण पर हस्ताक्षर करते हुए देखा हो, या अपना मुद्रा लगाते हुए देखा हो, मुहर लगाते हुए देखा हो, या अगर अंतरणकर्ता के निर्देश से जो प्रॉपर्टी का स्वामी है अंतरणकर्ता के निर्देश से या निष्पादक के निर्देश से कोई तीसरे व्यक्ति को जिसको निर्देश दिया गया है वह उस संपत्ति पर जिसका डिलीवर होना है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस पर उसने हस्ताक्षर किया हो और इसको साक्षियों ने, प्रत्येक साक्षियों ने देखा हो। जैसे मान लो कि अगर ए संपत्ति का मालिक है और ए जो है अपने पावर बी को डेलीगेट कर देता है एजेंट को, और यह एजेंट उस प्रॉपर्टी को इसके बिहाफ पे ट्रांसफर कर रहा है और इसको सी और डी मौजूद होंगे, देख रहे हैं, तो यह क्या माना जाएगा? यह सी और डी क्या होंगे? साक्षी होंगे, और यह क्या होगा? अनुप्रमाणन। अनुप्रमाणन के संदर्भ में यह सी और डी साक्षी होंगे। या यह कहा कि यह प्रत्येक साक्षी जो हैं, प्रत्येक ए, सी और डी या अंतरणकर्ता या निष्पादक के मौजूदगी में उस दस्तावेज पर जहां पंजीकरण हो रहा है उस पर सिग्नेचर किए हों, तो यह क्या होगा? अनुप्रमाणन माना जाएगा, और यह उसके संबंध में साक्षी होंगे। यानी जहां अनुप्रमाणन रजिस्ट्रेशन की बात किया गया तो उसके लिए कम से कम 2 साक्षियों का होना आवश्यक है। यह जो है अनुप्रमाणन की बात करता है। दूसरा कहता है कि लिखत का मतलब अवसतीय लिखत। अवसतीय लिखत की बात किया। इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि वसीयत का जो लिखत है वह टीपीए का विषय नहीं है, क्योंकि टीपीए वर्तमान में लागू होती है। जब हम टीपीए की धारा 5 पढ़ेंगे तो कहा कि
जो प्रॉपर्टी अंतरित की जा रही है वह मौजूद हो या अंतरण वर्तमान में या भविष्य के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी अंतरित हो रही है, अंतरणकर्ता और अंतर्ती का, वह दोनों का जीवित होना आवश्यक है। बस इसका धारा 13 कह सकते हो अपवाद है, क्योंकि जो आजाद व्यक्ति अंतर्ती है, आजाद व्यक्ति जिसके पक्ष में किया जा रहा है, वह धारा 5 के शर्तों को फुलफिल नहीं करता। लेकिन कह सकते हो कि धारा 13 क्या है, एक तरीका बताता है जिससे प्रॉपर्टी आजाद व्यक्ति अनबॉर्न चाइल्ड तक पहुंचती हो। अब इस तरह से हमने जो इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा है उसको देखा। इसमें एक नोटिस की बात आती है। नोटिस क्या है? तो नोटिस का मतलब, यह कहा कि नोटिस क्या है, तो नोटिस का मतलब जिस तथ्य को व्यक्ति जान सकता था या अगर युक्त प्रयास करता तो उस तथ्य को जान लेता, तो यह कहा जाएगा उसे उस तथ्य के विषय में नोटिस है। जैसे अगर यह नोटिस दो प्रकार की होगी, वास्तविक और आणविक नोटिस। वास्तविक नोटिस जिसे खुद अंतर्ती को मालूम है तो वह वास्तविक नोटिस हुई उसके विषय में, या अगर वह युक्त प्रयास करता तो उसे जान लेता तो वह वास्तविक नोटिस है। आणविक नोटिस कि अगर उसने उपेक्षा नहीं बरती होती या उसके अभिकर्ता को नॉलेज है तो वह भी क्या होगा, नोटिस होगी। जैसे मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के केस में जो बालक है वो अवयस्क है, धर्मोदास अगर अवयस्क है तो इसकी जानकारी जो ऋणदाता है उसके एजेंट को है, केदारनाथ को है। तो यह कहा गया, यह माना जाएगा क्यू फैसिट एनियम फैसिट पर सी के लैटिन मैगजीन के आधार पे कि जिस बात को आपके अभिकर्ता को नॉलेज है यह माना जाएगा कि वह नॉलेज आपको भी है। तो इसका बचाव लिया गया। चूंकि ऋणदाता मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के केस में ऋणदाता यह कह रहा था कि इस फैक्ट की मुझे जानकारी नहीं थी, इस फैक्ट की सूचना नहीं थी कि यह जो है धर्मोदास क्या है, अवयस्क है। तो न्यायालय ने यह कहा कि इसमें जो है लॉर्ड नॉर्थ थे, न्यायालय ने कहा कि आपके अभिकर्ता को इसकी जानकारी थी, अतः आप यह नहीं कह सकते कि आपको जानकारी नहीं है। वही चीज टीपीए, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नियम लागू होते हैं धारा 4 के थ्रू, तो वही कहा कि यह नोटिस अगर प्रॉपर्टी के विषय में आपको वास्तविक रूप से या आणविक रूप से नोटिस है तो आपको यह माना जाएगा कि आपको भी नोटिस है। तो नोटिस के संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 39, धारा 41, 43, 53A, इन सब ऐसी धाराएं हैं जहां नोटिस की योगदान होती है, नोटिस की भूमिका है। तो नोटिस का मतलब जो तथ्य आपको या आपके एजेंट को मालूम है, या आप अगर युक्त सावधानी बरतते तो उस तथ्य को आप जान सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, तब भी यह न्यायालय विधि मान लेगा कि आपको उसकी नोटिस है। तो यह जो है टीपीए की जो डिफिनीशन क्लास है, इंटरप्रिटेशन क्लास है, इसमें यही सब परिभाषाएं दी गई हैं जिसको हमने देखा। धारा 5 इसका अगर हम देखें तो धारा 5 कहता है कि संपत्ति अंतरण का क्या परिभाषा है। तो कहा कि संपत्ति अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जो एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को या स्वयं या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्ति को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है, यह कहा जाता है। यहां जीवित व्यक्ति के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी आते हैं, चाहे उनका निगमन हो या ना हो। यानी विधिक व्यक्ति जो लॉ के नजर में है व्यक्ति, जिसे लॉ व्यक्ति मानता है। लॉ व्यक्ति कैसे मानेगा? जिसका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर कंपनी विधि के नजर में लॉ विधिक व्यक्ति है, लीगल पर्सनालिटी है, यदि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन टीपीए कहता है कि हम रजिस्ट्रेशन को मान्यता नहीं देंगे, हां अगर वह क्या है, कंपनी, व्यक्तियों के निकाय, फर्म, निगम है, तो वह भी क्या माना जाएगा, विधिक व्यक्ति माना जाएगा, और वह जीवित व्यक्ति की परिभाषा में हम उनको ले लेंगे। तो जीवित व्यक्ति को बहुत ब्रॉड सेंस में टीपीए की धारा 5 कहती है कि प्रॉपर्टी, अगर हम इसके कॉम्प्लिकेटिव को देखेंगे तो जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको तो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। और टीपीए का उद्देश्य है
कि संपत्ति क्या हो, चलायमान हो, संपत्ति आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अंतरित की जा सके। और अगर हम संपत्ति के अंतरण पे रोक लगाते हैं तो इसीलिए धारा 14 टीपीए की कहती है शाश्वतता के विरुद्ध नियम। संपत्ति को हम बांध नहीं सकते और संपत्ति को हम आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डिलीवर किया जा सके, यही संपत्ति अंतरण का उद्देश्य है। इससे समाज का विकास होगा। अगर हम इस पर ला की तकनीक बारीकियों को अगर हम डाल देंगे तो फिर क्या होगा, अंतरण का उद्देश्य फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए कहा कि जीवित व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति हाँ शामिल है, लेकिन यह दोनों व्यक्ति यानी अंतरणकर्ता और अंतरती अंतरण करने के समय मौजूद हो, सिवाय धारा किसके 13 को, जिसमें आजाद व्यक्ति। उसमें हम बताएंगे कि आजाद व्यक्ति को ट्रांसफर प्रॉपर्टी अंतरित की जाती है धारा 13 में। इससे पहले अंतरणकर्ता क्या करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है जो लिमिटेड टाइम के लिए निहित हित ना देकर केवल समाश्रित हित देता है, कुछ समय के लिए हित देता है, आजीवन हित देता है, तो वह क्या होगा, और उसके बाद प्रॉपर्टी आजाद व्यक्ति के पास आती है। चूंकि टीपीए का उद्देश्य या संपत्ति अंतरण क्या बात करता है कि संपत्ति स्वामी विहीन नहीं हो सकती, यानी संपत्ति का कोई ना कोई एक क्रिएटर होगा जो उसको देखेगा, एक संभालने वाला होगा जो देखेगा। तो इसीलिए धारा 13 में एक ट्रस्ट बना के प्रॉपर्टी उसको दी जाती है। तो धारा 5 जो संपत्ति अंतरण को परिभाषित करता है वह कहता है कि 2 जीवित व्यक्ति होने चाहिए अंतरण करने के समय, और जो प्रॉपर्टी अंतरित की जा रही है वह प्रॉपर्टी अंतरण के समय अस्तित्व में होनी चाहिए। अगर भविष्य में प्रॉपर्टी मिलेगी तो अब हम उसका अंतरण करेंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर्टी अस्तित्व में हो उसी का अंतरण किया जा सकता है। इसमें एक चीज आती है कि एक व्यक्ति स्वयं को प्रॉपर्टी कैसे अंतरित कर लेगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक प्रस्ताव करे और एक एक्सेप्टेंस करे, स्वीकृत करे। लेकिन टीपीए कहता है कि स्वयं को भी व्यक्ति ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर सकता है, और यह स्वयं शब्द संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 में 1929 में जोड़ी गई। अब यह कैसे करेगा, तो टीपीए कहता है कि एक व्यक्ति स्वयं को तो प्रॉपर्टी अंतरित कर सकता है, लेकिन वह स्वयं का जो व्यक्ति है वह 2 स्टेटस रखता हो, यानी उसका जो स्टेटस है, हैसियत है, वह 2 व्यक्ति की हो। तो वह एक व्यक्ति स्वयं वही है, वह दूसरे को कर सकता है। जैसे इस उदाहरण से समझें, एक केस आया राय बनाम राय का। इसमें एक की जमींदारी कोटा वार्ड के अंतर्गत थी और उसका जो संरक्षक था कलेक्टर था, और वही कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी उसका अधिकारी है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट में उस जिले में अस्पताल बनवाना है, स्कूल बनवानी है, तो वह कलेक्टर जो जमींदार की भूमिका क्या है, रिसीवर है, कोटा वार्ड के थ्रू प्रबंधक है, वह उसके बिहाफ पे दाता के तौर पे, अगर वह भूमि दान दे रहा है तो दाता के तौर पे हस्ताक्षर करेगा, और डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होने के हैसियत से अदाता के रूप में उसे ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार का अंतरण किया जा सकता है संपत्ति अंतरण अधिनियम के थ्रू। जैसे मान लो कि अगर ए है, ए का ये मकान है और इस मकान में ए स्कूल भी खोलना चाहता है, तो एक तरफ से वो मकान का मालिक है और ये इस मकान में स्कूल खोलना चाह रहा है, तो और वह स्कूल का प्रबंधक भी है, तो वह व्यक्ति 2 हैसियत रख रहा है, एक मकान के मालिक का और एक स्कूल के प्रबंधक का। तो यह इस प्रॉपर्टी को वह व्यक्ति स्वयं को अंतरित कर सकता है। तो इस प्रकार धारा 5 में हमने यह देखा कि प्रॉपर्टी स्वयं को अंतरित कैसे होगी, और प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता क्या है, अनुयोज्य दावे की टेक्निकलिटी को हमने देखा। हम जो है टीपीए पर और भी वीडियो आपको लाते रहेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह इंफॉर्मेशन टीपीए के संदर्भ में अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पर कमेंट और अपने मैसेज करें। धन्यवाद।